चैट सेक्शन में काफ़ी अहबाब ने सलाम कहा है। आप सभी को वालेकुम अस्सलाम। और बड़ी खुशी का मकाम है कि आज सभी नूरी एकेडमी के ज़रिए से जो 14 कोर्सेस जारी है, उन सभी 14 कोर्सेस के मेंबरान को आज के इस लाइव सेशन में शरीक किया गया है। आज का ये सेशन सिलेबस के तज्ज़िये पर मुश्तमिल है। यकीनन आप सब ने उर्दू ज़ुबान व अदब का निसाब पढ़ लिया है, समझ लिया है। आप में से बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो इससे कबल यूजीसी नेट इम्तिहान में बैठ चुके हैं, उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। बहुत सारे ऐसे हैं जो इस वक्त पीजी में एडमिशन लिए हैं। मुकम्मल कोशिश करेंगे बुनियाद से इख्तिताम तक समझने की, क्योंकि गुज़िश्ता 2 दिनों से चाहे वो इनॉग्रल सेशन हो या ट्रेनिंग सेशन हो, मैंने आप तक यही बात पहुंचाने की कोशिश की है कि निसाब को समझना और समझ कर पढ़ना ये इम्तिहान में कामयाबी की ज़मानत है। निसाब वेबसाइट पर अवेलेबल है, आपके पास प्रिंट फॉर्मेट में अवेलेबल है, आप पढ़ चुके हैं, आप एग्ज़ाम दे चुके हैं। लेकिन ये इम्तिहान इतना बड़ा है, इतना वसी है कि क्या पढ़ना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए, इसका समझना अज़ हद ज़रूरी है। क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारी चीज़ों को बस पढ़ते रहते हैं, लेकिन क्या पढ़ना, कितना पढ़ना और किस तर्ज पर पढ़ना, किस नहेज पर पढ़ना, ये ज़रूरी होता है। आज इंशाअल्लाह तबारक ताला आज के इस सेशन में हमने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक के आपका निसाब आपके सामने इस उम्मीद पर पेश करना है कि आपको निसाब भी समझ में आ जाए और निसाब के लिए जिन किताबों को पढ़ना ज़रूरी है उन किताबों की निशानदही भी हो जाए। मैंने कल भी आपके इस सवाल का जवाब दिया था, क्या नूरी एकेडमी का ये कोर्स आपके लिए यूजीसी नेट इम्तिहान के लिए काफ़ी है? मेरा जवाब था यस, मेरा जवाब था नो। अगर ऑलरेडी आपकी बेसिक स्टडी हो चुकी है, आपका फाउंडेशन मजबूत है, आप कंसेप्ट को समझ जाते हैं, पैटर्न से आप फेमिलियर हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा ये कोर्स आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि हमारे इस लाइव सेशन में सब एक समान स्टूडेंट्स नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस वक्त पीजी के फर्स्ट ईयर में है, कुछ स्टूडेंट्स एमए के सेकंड ईयर में है, कुछ स्टूडेंट्स आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले एमए कर चुके हैं, उनका गैप हो चुका है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 3 मरतबा नेट निकल चुका है और वो जीआरएफ के हुसूल के लिए हमारे साथ शामिल हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डॉक्टर है, डॉक्टरेट की डिग्री उन्हें हासिल हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है हर किसी का पोटेंशियल, हर किसी का कैलिबर मुख्तलिफ है। तो जो 2 साल 3 साल से स्टडी कर रहा है उनके लिए पैटर्न फेमिलियर होगा और उनके लिए सफिशिएंट होगा। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो पीजी में हैं या वो स्टूडेंट जिनका गैप हो चुका है, जाहिर सी बात है उन्हें और भी कुछ किताबें पढ़ने की ज़रूरत होगी। और आज के इस सेशन में हम उन्हीं किताबों की रहनुमाई आपके सामने करने की कोशिश करेंगे। ये ख़याल अपने जहन से निकाल दीजिए कि अभी तो दिसंबर 2023 के नताइज का ऐलान भी नहीं हुआ है। ये गलत फहमी दूर कर दीजिए कि अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं आया है, निसाब के हवाले से मुकम्मल ख़बर नहीं है कि वो तब्दील होगा या यही रहेगा, जब तब्दील होगा जब पढ़ा जाएगा। नहीं, अभी जो है आपके सामने यही आपका निसाब है। जब तक ऑफिशियली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या यूजीसी की जानिब से कोई कॉन्क्रीट नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, अभी आप तक सिर्फ़ और सिर्फ न्यूज़ पहुंची है कि नवंबर में मीटिंग हुई थी, मुसव्वदा तैयार हो गया है, प्रूफ रीडिंग के लिए गया है, XYZ हम तस्लीम करते हैं, हम मान के चल रहे हैं, होना भी चाहिए। हर 4 साल में 5 साल में सिलेबस तब्दील होना भी चाहिए, है ना, हम उसके हक़ में भी है। लेकिन जब तक ऑफिशियली सिलेबस आपके हाथों में दे नहीं दिया जाता, यही आपका निसाब है, इसी को आपको पढ़ना है।
और कभी भी पढ़ाई रायगा नहीं जाती है। जिस दिन भी निसाब तब्दील होगा, जाहिर सी बात है मुकम्मल निसाब तो तब्दील नहीं होगा। तारीख़ ज़ुबान उर्दू, हिंद आर्य ज़ुबान की मुख्तसर तारीख़, प्राकृत, उर्दू के इब्तिदाई नज़रियात, इसमें कौन सी तब्दीली आने वाली है? ये तो सब के सब यही रहने वाला है। सिलेबस कहाँ तब्दील हो सकता है, ये आपको अगर समझना है तो एक हफ़्ता पहले मेरा जो लेक्चर हुआ था, बहुत देखिए, एक एक लेक्चर के लिए हम कई कई घंटा मेहनत करते, पढ़ाई करते, तब कहीं जाकर हिम्मत या जसारत करते हैं आपके सामने लबकुशाई करने की। तो उस लेक्चर को आप देख लीजिए। मेरे ख्याल से मैं जो कहना चाहता तो वो बात आपके समझ में आ गई होंगी कि आपने जो है एप्लीकेशन फॉर्म का, रिज़ल्ट का या फिर सिलेबस तब्दीली की न्यूज़ का इंतज़ार नहीं करना है। आपने आज से, अभी से, इसी वक्त से पढ़ाई शुरू कर देनी है ना। तहैया कर लीजिए। कमिटमेंट, कल हमने देखा था, कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। जब आपने कमिट कर लिया तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने ग्रोथ की तरफ बढ़िए। एक्शन टेकन आपके पास होना चाहिए। तो पहले तारीख़ ज़ुबान उर्दू में, यानी कि उर्दू ज़ुबान की तारीख़, इस पर आपकी यूनिट फर्स्ट है। और ये यूनिट जो है स्टूडेंट्स के लिए जो है वो तकलीफ़ का सबब बनती है, क्योंकि आसान नहीं है। ये यूनिट मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि इसमें हम जो तारीख़ पढ़ते हैं वो 1500 कब्ल मसीह से उर्दू ज़ुबान की तारीख़ पढ़ते हैं। अभी चल रहा है 2024, मिला लीजिए कितना होता है, यानी 3524 साल की तारीख़ आपने उर्दू ज़ुबान की पढ़नी है। न सिर्फ पढ़नी है बल्कि समझनी है। इसका ख़मीर कहाँ गूंदा गया, ये आबो गिल के मराहिल किस तरह से उबूर करके यहाँ तक पहुँची है, इसके उसूल क्या है, इसके कवायद क्या है। जब एक ज़ुबान थी तो ज़ुबान किस तरीके से प्राकृत का रूप इख्तियार करती है, क्यों इख्तियार करती है, प्राकृत से अपभ्रंश की तरफ लोग क्यों जाते हैं। ये लफ्ज़ एक है प्राकृत, ये लफ्ज़ एक है अपभ्रंश, लेकिन अपने आप में एक एक सदी बल्कि कई कई सदियों की तारीख़ का इहाता करते हैं ये अल्फाज अपने आप में, चाहे वो प्राकृत हो, अपभ्रंश हो। उर्दू ज़ुबान और अदब की तारीख़ कोई ऐसी नहीं है कि साल, 2 साल, 10 साल, एक सदी में लिखी गई हो। इसके लिए सदियाँ लगती है, इसके लिए ज़माना दरकार होता है। तो आप अगर 1500 कब्ल मसीह से पढ़ते हुए आते हैं तो आपने तो माबाद जदीदियत तक की तारीख़ पढ़नी है, यानी कि 1980 के बाद तक की तारीख़ आपने पढ़नी है। तो काफ़ी मुश्किल ये मालूम होती है, लेकिन मैंने यही कहा, इन मुश्किलों को आसान बनाकर आपके टीचर आपके सामने पेश करेंगे तमाम तर स्लाइड्स को, तमाम तर पीपीटी को। और मैं उम्मीद करता हूँ, ये यानी घमंड की बात नहीं है या बड़ाई की बात नहीं है, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर इतना यकीन है कि हम जो खुलूस दिल के साथ फ़रोग़ उर्दू के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिस दिन आपकी यूनिट फ़र्स्ट मुकम्मल होंगी, यूनिट फ़र्स्ट से आपको डर लगना बंद हो जाएगा। यूनिट फर्स्ट से खौफ महसूस होना आपका इंशाअल्लाह तबारक ताला कम हो जाएगा। तो इसमें आपने क्या पढ़ना है? इसमें आपने पढ़ना है हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख़। हिंद आर्याई किसे कहते, क्या है, हम सब तफसील के साथ समझेंगे। प्राकृत क्या है, अपभ्रंश क्या है, खड़ी बोली के औसाफ क्या है। अब देखिए, आप यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आएंगी, खड़ी बोली, और इसी के साथ में है दक्कनी उर्दू की लिसानी खुसूसियात। इसमें कुछ बातें मुश्तरका है, उसको भी आपको समझाया जाएगा, उसको भी आपको बताया जाएगा। उर्दू की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात बहुत सारे हैं। अब ये जो नज़रिया निकल कर आया है, ये नज़रिया बस ऐसा नहीं है कि एक दिन वो सेशन में खड़े हुए और उन्होंने पेश कर दिया, कह दिया कि उर्दू तो जो है वो पंजाब में पैदा हुई, किसी ने कहा उर्दू दक्कन में पैदा हुई, किसी ने कहा उर्दू उड़ीसा में पैदा हुई, किसी ने कहा उर्दू का हेवला वादी सिंध में तैयार हुआ है, किसी ने कहा नवाहिद दिल्ली की बोलियों से उर्दू निकली है। ऐसा नहीं है, इनके पीछे दलाइल है, इनके पीछे पुख्ता सुबूत व शवाहिद है, इनके पास बाज़ाब्ता ज़ख़ीम बड़ी बड़ी किताबें हैं। आप देख लीजिए, है ना। मोहम्मद हुसैन आज़ाद आब हयात में नज़रिया पेश किया उन्होंने कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, फिर उस भाषा पर या अपनी कौल पर उन्होंने दलील पेश की है। महमूद शेरानी को आप देख लीजिए, पंजाब में उर्दू, फिर वो अरबी के उसूल, उर्दू के उसूल, पंजाबी के उसूल,
उन तमाम दलाइल से उन्होंने आरास्ता की और साबित करने की कोशिश की है कि वो फौजी जो पंजाब में मुकीम थे, जब वो दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं तो तने तनहा नहीं बढ़ते हैं, वो अपने साथ अपनी तहजीब, अपनी सकाफ़त, अपनी ज़ुबान लेकर पहुँचते हैं। देखेंगे इंशाअल्लाह ताला जब इसकी बारी आएगी तब वहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने नज़रिया किस तरीके से, ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि बस बैठे बैठे बोल दिया, साबित किया है उन्होंने। नसीरुद्दीन हाशमी को पढ़ लीजिए, दक्कन में उर्दू का नज़रिया उन्होंने पेश किया है। इतनी ज़ख़ीम किताब है दक्कन में उर्दू, तब कहीं जाकर एक नज़रिया निकल कर आता है। मसूद हुसैन खान, सैयद सुलेमान नदवी, शौकत सब्ज़वारी, इन सभी ने नज़रियात पेश किए हैं। उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान को देख सकते हैं, मीर अमन दहलवी को आप देख सकते हैं, और भी नज़रियात इंशाअल्लाह ताला आप जो है इसमें पेश आपके सामने पेश किए जाएंगे। उर्दू का इब्तिदाई ज़माना, इस पर बात होगी। उर्दू साख्त के बुनियादी अनासिर, इस पर भी गुफ्तगू की जाएंगी। दक्कनी उर्दू की लिसानी खुसूसियत, अब दक्कनी उर्दू क्यों कहा जाता है इसको हम देखेंगे, तफसील के साथ देखेंगे। उसमें फिर सबरस है, कुतुब मुश्तरी, कुली कुतुब शाह, वली दक्कनी, सिराज औरंगाबादी, इनका भी हम मुख्तसरन में इहाता करेंगे। उर्दू और इसकी अहम बोलियाँ, उर्दू की लिसानी इनफरादियत, उर्दू सौतियात, फ़ोनीमियात, उर्दू मार्फिमियात, उर्दू नहवियात, फिर उर्दू मानवियात, है ना। ये चीज़ें ऐसी है कि जिसको देखकर ही स्टूडेंट्स को खौफ महसूस होता है कि सौतियात, फ़ोनीमियात, मार्फिमियात, नहवियात, मानियात, जिसमें तश्कीलियात वगैरह सारी चीज़ें आती है। तो कुछ किताबें मैं चाहूँगा कि आप इसमें जो है और आप पढ़ने की जहमत उठाइएगा, यही मकसद है। वो निसाब तो आपके एप्लीकेशन में ऑलरेडी फ़राहम कर दिया गया है, यूजीसी की वेबसाइट पे तो ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं क्यों डील कर रहा हूँ इस टॉपिक को, इसलिए डील कर रहा हूँ कि इस यूनिट को अगर आपको पढ़ना है तो आपको पढ़ना होगा तारीख़ी ज़ुबान उर्दू, आपको पढ़ना होगा पंजाब में उर्दू। मिर्ज़ा खलील अहमद की किताब आती है उर्दू की लिसानी तश्कील, आप उसका इहाता कर सकते हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं, वो आपके हक़ में ज़्यादा कारगर साबित होंगी। सैयद एहतशाम हुसैन की किताब आती है उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़, उसका आप मुताला कर लीजिए इस यूनिट के लिए, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। डॉक्टर मोहिउद्दीन कादी ज़ोर की किताब आती है दक्कनी अदब की तारीख़, ये किताब को जो है ना आप ज़रूर पढ़िएगा। दक्कनी अदब की तारीख़, कल भी शायद मैंने इस किताब का जिक्र किया था। दक्कनी अदब की तारीख़, डॉक्टर मोहिउद्दीन कादी ज़ोर, आसान के साथ मुख्तसरन में अपने तमाम तर चीज़ों को बयान करने की कोशिश की है। इसी के साथ में डॉक्टर खुर्शीद की किताब आती है, डॉक्टर खुर्शीद सिद्दीकी की किताब है उर्दू ज़ुबान का आगाज़, मुख्तलिफ़ नज़रिए और हक़ाइक़, ये किताब आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर मुख्तलिफ़ किताबों का आप इहाता करोगे तो आपके समझने में जो है आसानी होगी और आपको आसानी के साथ ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक मैसेज आ रहा है कि मानो की बुक को, मैंने मानो की बुक को हमेशा सराहा है। आप अगर मेरे लेक्चर्स को मुसलसल देखते हैं तो आपने देखा होगा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की किताबें, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की किताबें, यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी की किताबें, इन किताबों को मैं अक्सर सजेस्ट करता हूं कि आप पढ़िए, आपका मुकम्मल 10 यूनिट इससे कवर हो सकती है। सिर्फ़ और सिर्फ यूनिट फर्स्ट की अगर बात करूँ तो इसमें आप नज़रियात में नसीरुद्दीन हाशमी की किताब को पढ़ सकते हैं, महमूद शेरानी की किताब को पढ़ सकते हैं, या फिर मिर्ज़ा खलील बेग की किताब हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कारगर साबित होती है, चाहे वो उर्दू नेट एग्ज़ाम हो या फिर यूपीएससी एग्ज़ाम हो। तो आप अगर इस किताब को पढ़ लेते हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वो बेहतर और कारगर किताब साबित होंगी इंशाअल्लाह तबारक ताला। तफसील में जब हम क्लास शुरू करेंगे वहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। दूसरी यूनिट आपकी है उर्दू की शेरी असनाफ। उर्दू के शेरी असनाफ में आपने क्या क्या पढ़ना है, कसीदा पढ़ना है, मसनवी पढ़ना है, मरसिया पढ़ना है। हमारे वो स्टूडेंट्स जो प्रीवियस बैच का हिस्सा रहे हैं वो जानते हैं कसीदा कहाँ से आया, उरूज कैसे हासिल हुआ, इर्तिकाई मंजिलें उसने कैसे अबूर की, अरबी से फ़ारसी में आया, फ़ारसी से उर्दू में आया, कौन कौन मशहूर शायर गुज़रे हैं, शोरा गुज़रे हैं, मसनवी के हवाले से, मरसिए के हवाले से, एक एक चीज़ को हम बहुत तफसील के साथ पेश करने की कोशिश करते हैं। अगर कसीदे के हवाले से आप पढ़ना चाहते हैं तो एक किताब है उर्दू कसीदा निगारी, उर्दू कसीदा निगारी, ये किताब है डॉक्टर उम्मे हानी अशरफ की। इसी तरीके से उर्दू मसनवी का इर्तिका, उर्दू मसनवी का इर्तिका, आप नोटबुक लेकर आज यकीनन बैठे होंगे, मैंने आपसे कहा था उर्दू मसनवी का इर्तिका। मरसिए के बाब में आप पढ़ सकते हैं उर्दू मरसिए का इर्तिका।
उर्दू मरसे के इर्तिका। अगर आपने इन किताबों को पढ़ लिया तो बहुत आसानी के साथ आपके ये यूनिट कवर हो जाएंगे। देखिए हम पढ़ाएंगे आपको, और मैंने कहा बहुत डीप में पढ़ाएंगे, है ना। बाज़ मरतबा बल्कि स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर अब थोड़ा सी बाहर आ जाइए, क्योंकि मैं बहुत गहराई में जाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आप मना भी करोगे तो मेरा यही अंदाज़ रहने वाला है, मेरी यही रूटीन रहने वाली है। मैं एक एक चीज़ को बहुत डीप में, चाहे मुझे 4 क्लास एक्स्ट्रा लेनी पड़े, लेकिन मैं इसी तर्ज पर पढ़ाता हूँ। और यही वजह है कि फ़रोग़ उर्दू में जो खिदमात है हमारी, दिन ब दिन दराज हो रही है, क्योंकि यूट्यूबर्स की तरह नहीं बनना है या निसाब वो रट्टाफिकेशन की तरफ नहीं जाना है। जो भी हम करेंगे इंशाअल्लाह तबारक ताला बहुत डीप में पढ़ेंगे, ताकि मोहम्मद सैमी, मैं इंशाल्लाह ये जो मेरी नोट्स है मैं उसकी एक कॉपी आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसकी मदद से आप देख लीजिएगा। ये 3 किताबें मैंने अभी इस वक्त यूनिट सेकंड के हवाले से पढ़ाई है। कसीदे के बाब में सिर्फ आपको 2 शख्सियात को पढ़ना है, सौदा को और ज़ौक़ को। मसनवी के बाब में आपको बेदरी, मुल्ला वजी, इब्न निशाती, अफजल झंझानवी, मीर हसन, दयाशंकर नसीम, इनको पढ़िए। वक्त है अभी आपके पास। कदमराव पदमराव पढ़ लीजिए, कुतुब मुश्तरी पढ़ लीजिए, फूल बंद, बिकट कहानी, सैरुल बयान, गुलजार नसीब, इनको पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ सकते, कम अज़ कम इनका खुलासा आप ज़रूर पढ़ लीजिए, ताकि समझ में आए कि इस मसनवी में क्या पेश किया गया है, क्या कहा गया है। तो इस तरीके से आप प्रॉपर वे में तैयारी कर सकते हैं। यूनिट 2, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यूनिट 3 उर्दू गज़ल, गज़ल का फ़न। गज़ल के लुग़वी माना क्या है, गज़ल के इस्तिलाही माना क्या है, गज़ल कहाँ से वजूद में आती है, किस तरीके से कसीदे के बत्न से गज़ल की पैदाइश होती है, बहुत तफसील में इंशाअल्लाह ताला हर सिन्फ़ का, कोई भी सिन्फ़ हो, उस सिन्फ़ को बहुत तफसील में, बहुत डिटेल में हम देखने की कोशिश करेंगे। उनके बाद जितने भी शोराए किराम आपके निसाब में शामिल है, हर एक की हयात खिदमत हम यहाँ पर पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे। बाज़ स्टूडेंट्स जो है वो तशरीह की डिमांड करते हैं कि इन गज़लों की तशरीह भी कीजिए, लेकिन मैं प्रॉपर वे में आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर गज़लों की तशरीह नहीं करवाई जाती है, गज़लें आपको पढ़ना होती है। क्यों नहीं करवाई जाती है? मैंने यही कहा, ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। गज़लों की तशरीह से मुराद लफ्ज़ ब लफ्ज़, हर्फ ब हर्फ, इस तरीके से नहीं। एक एक शायर को लेकर हम उनकी हर चीज़ को डील करेंगे, यानी क्यों? क्योंकि स्मार्ट स्टडी है। हम उन यूट्यूबर्स की तरह नहीं बनना चाहते हैं जो आपका ज़्यादातर टाइम तशरीह में ले लें, जबकि तशरीह पर सवालात नहीं पूछे जाते, इसके गवाह आप ख़ुद भी है। आप उठाकर पढ़ लीजिए, पिछले 3 साल के 4 साल के पेपर आप उठाकर देख लीजिए, तशरीह पर सवालात नहीं पूछे जाते हैं। तो यही तो आपका स्मार्ट स्टडी का तरीका है कि जो आपसे पूछा जाने वाला है उसके मुताबिक आप स्टडी करने की कोशिश कीजिए। आप गज़लों को देख लीजिए, उनके मिस्र अव्वल को, मिस्र सानी को देख लीजिए, रदीफ़ कवाफ़ी के एतबार से उनको याद कर लीजिए। हमारा एक तरीक़ेकार ये भी होता है कि वो गज़लें या वो नज़में जो डॉक्यूमेंट की शक्ल में या वीडियो की शक्ल में मौजूद है, या किसी गीत की शक्ल में मौजूद है, या किसी गज़ल गो शायर ने उसको पढ़ा है, तो उन तमाम तर चीज़ों की वीडियोस भी हम आपकी खिदमत में पहुंचाते हैं। 2-2 4-4 मिनट की वो क्लिप होती है, आप उसे बार बार जब रिपीट करते हो, सुनते हो, तो आपको अज़ खुद याद हो जाती है। तो ये सारा तरीका होता है, एक एक करके हम तमाम तर गज़ल गो शोरा को भी पढ़ेंगे, उनकी हयात, उनकी खिदमत, उनकी अदबी सरगर्मियाँ, ये तमाम तर चीज़ें हम यूनिट 3 में इंशाअल्लाह तबारक ताला पढ़ेंगे। जो तरीका यूनिट 3 में था वही तरीका हमारा यूनिट 4 में, यानी उर्दू नज़्म के हवाले से रहेगा। सबसे पहले तो नज़्म क्या है, नज़्म की तारीफ़, नज़्म का आगाज़ व इर्तिका, आज़ादी से कब्ल नज़्म निगारी, आज़ादी के बाद नज़्म निगारी, नज़्म की किस्में, नज़्म की हैयतें, ये तमाम तर चीज़ें, सारी चीज़ें हम समझकर पढ़कर फिर आखिर में हम आएंगे नज़्म निगार शोरा की जानिब। फिर हर एक की बहुत तफसील के साथ हम बायोग्राफ़ी पढ़ेंगे, उनकी तारीख़ी विलादत, उनकी तारीख़ी वफ़ात, उनकी नज़मों की खुसूसियात, उनका उसलूब, उनकी हैयत, क्यों उनको निसाब में शामिल किया गया है, किस तरह से उनकी थीम में महारत थी। एक एक चीज़ को इंशाअल्लाह तबारक ताला हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि किसी भी किस्म की दुश्वारी आपके जहन में बाकी ना रहने पाए। तब तक कि मैं गुजारिश करूँगा कि जो नज़में हैं, कम अज़ कम एक मरतबा
इन नज़मों के ऊपर आपकी नज़र जानी चाहिए। जैसे मुफलिसी नज़ीर अकबराबादी की है। जब आप मुफलिसी को पढ़ोगे तो चाहे उसमें जितने बंद है, हर बंद में किसका जिक्र मिलता है? आपको भुखमरी का जिक्र मिलता है, मुफलिसी का जिक्र मिलता है, गरीबी का जिक्र मिलता है। इसी तरह जब आदमी नामा पढ़ोगे तो दुनिया में जितने भी आदमी है, चाहे वो बादशाह हो, नौकर हो, फ़कीर हो, खादिम हो, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के आदमियों की पहचान यहाँ पर नज़ीर अकबराबादी ने करवाने की कोशिश की है। इसी तरीके से और भी तमाम तर चीज़ों को आप एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे तो आपको उनका मतमहे नज़र समझ में आएंगे। देखिए, राइटर कोई भी हो, चाहे वो नज़्म निगार हो या नस्र निगार हो, हर किसी की एक थीम होती है। उस थीम को आप समझने की कोशिश करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुंशी प्रेमचंद, थीम जो है ना वो कल्चर से आती है। अब मुंशी प्रेमचंद का ताल्लुक जो था, जब हम उनकी ज़िंदगी देखेंगे तो उनकी ज़िंदगी से भी आपको प्यार हो जाएगा, जैसा कि उनके अफसानों से, उनकी कहानियों से आपको प्यार हो चुका है। चाहे वो कफन का माधव हो, घेसू हो, बुद्धिया हो, या फिर वो ईदगाह का छोटा सा बच्चा हो, या नमक का दारोगा हो, है ना। तो वो जो है वो देहात में पले बड़े हैं, देहाती ज़िंदगी को उन्होंने देखा है, तो उनके उसलूब में, उनकी तहरीर में वही सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। आप कृष्णचंद को देख लीजिए, वो कश्मीर की वादियों में परवान चढ़े हैं तो हसीन हसीन वादियों का जिक्र, रोमानवी असरात उनकी तहरीरों में आपको नज़र आ जाएंगे। इस्मत चुगताई को देख लीजिए, माँ बाप घर बिठाना चाहते थे, नहीं बेटी कहा कि भाग जाऊंगी, फिर माँ बाप ने हॉस्टल में दाखिला करवा दिया। जब एक बच्ची जो है बचपन में, कम उम्र में इस तरह के जुमले अगर माँ बाप के साथ अदा करे और हॉस्टल लाइफ वो जीती है, तो आप उससे ये तवक्का नहीं कर सकते कि वो जो है वो पर्दे की बात करेंगी या शर्म हया का मैसेज देने की कोशिश करेंगी। जो लाइफ उसने जी है, उस लाइफ को उन्होंने लिहाफ में पेश कर दिया है, उस लाइफ को उन्होंने खैर जब हम उस इस्मत पर बात करेंगे तो तब वहाँ पर बात करेंगे कि क्यों एक खातून मुस्लिम होने के बावजूद भी ये पैगाम जारी करती है कि जब मैं मर जाऊँ तो मुझको जला दिया जाए, है ना। तो ये उसलूब की बात होती है, जहनीत की बात होती है, सोच की बात होती है। क्यों मंटू के ऊपर फांसी के इल्ज़ाम लगाया गया? तो ये शोरा भी जो है, इनका अहद आपको देखना होगा, इनका ज़माना आपको देखना होगा, इनका पस मंज़र आपको देखना होगा, तब कहीं जाकर आप इन सारी चीज़ों को समझने की अहल हो पाएंगे। देखिए, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो रट्टाफिकेशन के ज़रिए से, गाइड के ज़रिए से आप पढ़ लोगे, लेकिन क्यों अल्ताफ़ हुसैन हाली गज़ल को पसंद नहीं करते थे, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। उनकी सोच क्यों बनी, है ना, उनके जहन में गज़ल से नफ़रत क्यों पैदा हुई, जबकि वो मसनवी को पसंद करते हैं। क्यों मसनवी को पसंद करते हैं? फिर मोमिन का नज़रिया हाली से मुख्तलिफ क्यों नज़र आता है? मोमिन भी आपके निसाब में गज़ल के बाब में है, हाली का नज़रिया बिल्कुल मुख्तलिफ है, मोमिन का नज़रिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो क्यों नज़रियात में तज़ाद है? वो ज़मान मका, वो पस मंज़र, वो मुआसरीन, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पढ़ना चाहिए, वो आपको समझना चाहिए। वो एक एक करके उन चीज़ों पर हम जब गुफ्तगू करेंगे तो आपको समझ, जैसे साहिल लुधियानवी की जो नज़में हैं उसमें बागियाना ख़यालात नज़र आते हैं। अब क्यों बागियाना तेवर उनके कलम का हिस्सा बन गए, ये आपको जानना चाहिए, ये आपको समझना चाहिए कि भैया साहिर की माँ जो थी, उसके वालिद की 9वीं या 11वीं बीवी थी, बीवी का दर्जा भी उससे हासिल नहीं हुआ। वो बार बार मुतालबा करती रही, बीवी का दर्जा हासिल करने वाली रही, लेकिन ज़मींदार साहब से जो है गालियाँ मिलती थी, मार खानी पड़ती थी। वो मकाम, वो रुतबा, वो दर्जा, है ना, वो इज़्ज़त इस्मत का तहफ़्फ़ुज़, वो सिक्योरिटी की फीलिंग जो एक हाउस वाइफ को चाहिए होती है, वो नहीं मिली। साइड छोटे से बच्चे थे, देख रहे थे सब कुछ अपनी निगाहों के सामने, तो जो लावा उनके जहन और दिल में पक रहा था वो कलम के ज़रिए से बाहर आता है, और वो फिर बागियाना तेवर नज़र आते, आपको हर जगह पर नज़र आते। जंग तो जंग है, जंग क्या मसलों का हल देंगी, इस तरीके की बहुत सारी बातें जो गालिब सदी मनाई जा रही थी, हर कोई गालिब की तारीफ कर रहा था। शायर स्टेज पर खड़े होकर कहते कि तुम्हें अब सूझ आई है, अब सूझ आई है कि तुम अब गालिब को याद कर रहे हो, इतने सालों से क्यों नहीं याद किया। तो एक अलग माइंडसेट जो बनता है वो हमारे उसलूब की बुनियाद पर बनता है, वो हमारे आसपास के माहौल की बुनियाद पर बनते हैं। उन तमाम तर चीज़ों को एक एक करके आपके सामने पेश किया जाएगा यूनिट 4 में। यूनिट 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है, बहुत बेहतर तरीके से आपको समझना है ना। आप जो है अभी से ये जो दास्तानें और ड्रामे आपके निसाब में रखे गए हैं, इनको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए, बागो बहार पर अक्सर सवालात, बल्कि हर साल सवालात पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से जो अभी जो वक्त है, उस वक्त को आप इस्तेमाल में लाइए। उसका इस्तेमाल किस मद में कीजिएगा? आप ड्रामे पढ़ लीजिए, अनारकली देख लीजिए। अनारकली इतना बड़ा ड्रामा है
कि उसे कभी स्टेज नहीं किया गया है। आगरा बाज़ार को देख लीजिए, ज़हाक को देख लीजिए, पूरा इमरजेंसी के पस मंज़र में वो बातें बताता हुआ नज़र आता है। इंसानों के सरों पर तामीर किया गया मीनार आप देख सकते हैं, फरीदों को देख सकते हैं, शायर के हालात उसके अंदर बताए गए हैं। तो जो कुछ भी है अभी आपके पास वक्त है, एक एक करके 2-2 दिन 4-4 दिन का टारगेट लेकर एक एक दास्तान को, एक एक अफसाने को आप मुकम्मल करने की कोशिश करें। यूँ तो मैंने सारी किताबें यहाँ पर लिख कर लाई थी कि किस ज़िम्न में आपको क्या किताब पढ़नी चाहिए, लेकिन सरेदस्त आप इतना पढ़े। दास्तान का फ़न अगर आपको पढ़ना है तो दास्तान के फ़न के नाम से ये एक किताब आती है अतहर परवेज़ की, आप उसे पढ़ सकते हैं। एक किताब आती है दास्तान से अफसाने तक, है ना, ये किताब आप पढ़ सकते हैं, आपके हक़ में काफ़ी कारगर साबित होंगी। लेकिन सरेदस्त जो दास्तानें हैं, जो अफसाने, जो ड्रामे, उन्हें आप पढ़ लीजिए। हम तफसील से देखेंगे दास्तान होती क्या है, दास्तान का फ़न क्या है, दास्तान के अज़ाए तरकीबी क्या है, दास्तान की किस्में क्या है, और दास्तान किस तरीके से परवान चढ़ी है, दास्तान क्यों ख़त्म हो गई है, कौन कौन से अहम दास्तान गोते, इन्हीं को क्यों आपके निसाब में रखा गया है, इनकी हयात क्या है, इनकी खिदमत क्या है, इनकी अहम दास्तानें कौन कौन सी है, उन दास्तानों का खुलासा क्या है, सब हम देखेंगे। लेकिन असल मतन आपके जहन में होना चाहिए या एक मर्तबा आपके नज़रों से गुजरा होना चाहिए। नसरीन अफ़ज़ा पूछ रहे हैं कि सर ये कहाँ मिलेगा। देखिए, आप अगर हार्ड कॉपी में चाहते हैं तो मार्केट में हार्ड कॉपी में किताबें अवेलेबल है, आप ख़रीद लीजिए उनको एक एक करके, या ग्रुप बना लीजिए, 2-2 4-4 6-6 बच्चियों का ग्रुप बना ले, कोई दास्तान की किताब ले ले, कोई नावल की किताब ले ले, कोई अफसानी किताब ले ले, आपस में रद्द बदल के साथ आप पढ़ लीजिए। अगर आप सॉफ्ट में पढ़ सकते हैं आसानी के साथ, तो मैंने कल भी जिक्र किया था, हमारा एक कोर्स ई बुक के हवाले से है, महज 150 रुपये में लाइफ टाइम के लिए वो तमाम तर किताबें आपके सुपुर्द की जा रही, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक के। अगर आप आसानी के साथ पढ़ सकते हैं, मोबाइल में कोई दिक्कत नहीं है, एक मरतबा डाउनलोड कर लिए, हमेशा से आपके पास मौजूद रहेंगे, दोबारा नेट कनेक्शन भी उसको नहीं लगेगा। अच्छी क्वालिटी में हमने आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश की है, वो आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़, मैंने ICT टूल के हवाले से आपको बताया था स्टार्ट में, या कल ही ट्रेनिंग सेशन में बताया था कि ICT का इस्तेमाल कीजिए। आप रेख्ता पर पढ़ सकते हैं, आप आर्काइव पर पढ़ सकते हैं, आप स्क्रिप्ट पर पढ़ सकते हैं, आप स्लाइड शेयर पर पढ़ सकते हैं, कुछ किताबें टेलीग्राम पर भी मिल जाती है, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। यानी मुख्तलिफ वे में आपकी रिसाई जहाँ तक हो सकती है उस पैराए में पढ़ सकते हैं। सबसे बेस्ट ये है कि नूरी एकेडमी के एप्लीकेशन पर आप ऑलरेडी हो, आप एक कोर्स वो भी ले लीजिए। और हमेशा, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर अगर सारी चीज़ें मिल जाती है तो फिर आपको 4 जगह तलाश करना नहीं पड़ते, वक्त आपका बच जाएगा आसानी के साथ जो है। हाजी इस्माइल पूछ रहे कि सिलेबस का PDF कहाँ मिलेगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, मैं डेली बेसिस पर आपका एप्लीकेशन जो है वो अपलोड कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। पहले दिन कोर्स लॉन्च होने से पहले आपका सिलेबस, चाहे वो पेपर फर्स्ट का हो या पेपर सेकंड का हो, आपके एप्लीकेशन में फ़राहम कर दिया गया है। एप्लीकेशन पर इनिशियल स्टेज में 1 घंटा 2 घंटा आप बिताइए ताकि उसको समझने में आपको आसानी हो। टाइम टेबल आपके नोटिस बोर्ड में शेयर कर दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हार्ड कॉपी की शक्ल में कहाँ से मिलेंगी, लुबना अली जुल्फ़िकार अली का सवाल ये आया है। तो हार्ड कॉपी जो है आप दिल्ली से ले सकते हैं, आप अलीगढ़ से ले सकते हैं, आपके इलाके में कोई बुक स्टॉल होगा तो उनसे रब्ता करके ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो है ना, आपको 2 जगह 4 जगह 6 जगह दौड़ना होगा, किसी भी एक जगह पर इतनी सारी किताबें आपको नहीं मिल सकती है। मोहम्मद असगर पूछ रहे, गुलहाय उर्दू सही है, बहुत अच्छी किताब है। UGC नेट के निसाब में जो 54 किताबें हैं उनकी तलखीस जो है मौलाना अंबर मिसबाही साहब ने की है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो आसानी के साथ जो है ना, वो आप जो चीज़ें आप देख रही है। एक मैसेज आया है कि वीडियो बफर हो रहा है तब्बो खातून का। मेरे सामने इस वक्त 3 स्क्रीन है और तीनों जगह भी वीडियो जो है बफर नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से आपके यहाँ नेटवर्क कनेक्शन होगा, आप प्लीज़ उसको एक मरतबा देख लीजिए। तो मैं जो यहाँ पर यूनिट 5 में बताना चाहता था, मेरे ख्याल से वो चीज़ें यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी। जिस तरीके से मैंने दास्तान के हवाले से पढ़ाया, इसी तरीके से ड्रामे पर भी किताब आती है, ड्रामा, फ़न और रिवायत। लेकिन आप इन किताबों को नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जब हम पढ़ाएंगे आप यकीन जानिए, यानी इन्हीं तमाम किताबों से हम एक बहुत म्यारी, बहुत उम्दा नोट्स आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आप यकीनन, आपको तसल्ली होंगी, यानी आपको फील होगा, आपको महसूस होगा कि आपने सही प्लेटफॉर्म में शिरकत की है। यानी आपको खौफ तो महसूस नहीं होगा कि हम किस जगह पर आ गए हैं, है ना। फिर 6ठी यूनिट है आपकी नावल और अफसाना। इसमें भी जो तरीका मैंने आपको बताया है कि पहला नावल कहाँ लिखा गया, पामेला नावल पहला लिखा गया था। फिर उर्दू नावल और अंग्रेज़ी नावल में तकरीबन 100 साल का फ़र्क है।
तो दोनों के दरमियान में 100 साल का फ़र्क है। तो इस तरीके से 100 साल फ़र्क होने के बावजूद तो वो मियार, वो क्वालिटी जो दोनों ज़ुबानों के दरमियान है, उसमें आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। तो वो चीज़ भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। फिर नावल का आगाज़ क्यों होता है, क्यों नावल की तरफ हम राग़िब होते हैं, उन चीज़ों को देखेंगे। फिर उर्दू के अहम नावल निगार, ये जितने भी नावल निगार हैं, हर एक की शख्सियत को, उनकी खिदमात को हम बहुत तफसील के साथ देखेंगे। एक एक करके हर एक की शख्सियत के ऊपर नज़र दौड़ाएंगे, है ना। आपका काम है कि जो नावल है आप इनका जो है वो असल मतन पढ़ने की कोशिश करें। हम बात करेंगे तो किस पर बात करेंगे, हम बात करेंगे खुलासे पर, हम बात करेंगे किरदार पर, हम बात करेंगे इन पर पूछे जाने वाले सवालात पर। लेकिन असल मतन अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा, है ना। जी जी, मैं ये रेफरेंस किताबें ही बता रहा हूँ नईमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद आपका। तो इंशाल्लाह ताला ये अगर आपने पढ़ लिया, आप यकीन जानिए अभी आपके पास वक्त है, इन मशवरों पर आपने अमल कर लिया तो यूजीसी नेट के इम्तिहान आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आप मुंतज़िर रहे, आज नहीं, कल नहीं, परसों कर लेंगे, तो फिर जैसे जैसे वक्त करीब आएगा ये जो छोटा सा निसाब है आपको बहुत बड़ा मालूम होगा। रियल में बहुत बड़ा है, लेकिन वो और भी ज़्यादा बड़ा आपको मालूम होगा। अभी से आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल यही तरीका हम अपनाएंगे। अफसाने की तारीफ़, अफसाने का आगाज़, अफसाने का फ़न, अफसाने का इर्तिका, अफसाना निगार, जो तरीका हमने यहाँ पर देखा है, बिल्कुल यही तरीका। फिर हर एक अफसाना निगार की हयात और ख़िदमात के ऊपर बहुत तफसील के साथ हम गुफ्तगू करेंगे। इन अफसानों को आपको पढ़ लेना चाहिए, ताकि अगर उन अफसानों के किरदारों पर सवालात पूछे जाते हैं, तो जैसे अभी अन्नदाता के ऊपर सवाल पूछा गया था, तो अगर वो अफसाना आपने पढ़ा हुआ है तो आसानी के साथ आप उसका जवाब दे सकते हैं। बहुत मुमकिन है कि बहुत सारे अफसाने तो ऑलरेडी आपके पढ़े हुए होंगे, बहुत सारे अफसाने आपके पढ़े हुए होंगे, तो आप उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। गज़ल का फ़न वगैरह, गज़ल को शोरा के ऊपर हम पढ़ाएंगे। गज़ल के फ़न के ऊपर आप दत्त साहब का गज़ल नंबर पढ़ सकते हैं। वैसे गज़ल पर इतना सारा काम हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। जी, ज़िया उर्दू भी ठीक है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं, बहुत बेहतर रहेगा। अबरार शेख, मेरे ख्याल से मैंने इसका जवाब ऑलरेडी दिया है कि सर आपकी नोट्स और आपकी क्लास अटेंड करके एग्ज़ाम दिए, तो वेल एंड गुड, मैंने जवाब दिया, मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन आपका बेस नहीं है तो फिर आपको कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा में पढ़ना होगा। इसी सवाल का जवाब मैंने कल भी आपको दिया था। ये सारी जो है ना, यूनिट 4 है, 5th है, 6th है, बहुत डिटेल में हम आपको पढ़ेंगे। एक और यूनिट जिससे स्टूडेंट्स को डर लगता है यूनिट 1 के बाद में, वो है आपकी यूनिट 7, तनकीद और तहकीक। स्टूडेंट को इस यूनिट से पता नहीं क्यों डर महसूस होता है, क्यों खौफ महसूस होता है, लेकिन यकीन जानिए इस यूनिट को हम इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आपका डर, आपका खौफ इंशाअल्लाह तबारक ताला इससे दूर हो जाएगा। या इन यूनिट्स पर जो निसाबी किताबें हैं आप उसके लिए कर सकते हैं कि पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, 2 हफ्ते जो है यूनिट 1 की किताबों के लिए मुख्तस कर लीजिए। साथ में क्लासेस भी चलेंगी, नोट्स भी पढ़ते जाइए। दूसरे 2 हफ्ते जो है वो यूनिट 2 की किताबों के लिए, यूनिट 3 के लिए 1 हफ्ता मुख्तस कर लिए, यूनिट 4 के लिए 1 हफ्ता मुख्तस कर लीजिए, यूनिट 5 बड़ा है उसके लिए 2 हफ्ता मुख्तस कर लीजिए। तो इस तरीके से जो है हाँ जी राना को सर, ये सबके लिए मुश्किल लगता है सर जी। सिलेबस देख के सच में डर लग रहा है। कोई बात नहीं है, ये डर दूर हो जाएगा। मैं हमेशा से आपको ये कहता हूँ, ये जो है ना, ये सारी यूनिट्स, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ये आपके लिए मोती की मानिंद है। लेकिन ये मोती अभी आपके पास कैसे है, बिखरे हुए शक्ल में है। कोई यहाँ पड़ा है, कोई वहाँ पड़ा है, कोई वहाँ पड़ा है ना। वो बिखरे हुए मोती को जमा करने के लिए कहा जा रहा है आज आपको। तो जो है आपको थोड़ा सी खौफ महसूस होगा, लेकिन जैसे जैसे क्लासेस होंगी इंशाल्लाह तबारक ताला ये सारी मोतियाँ आपके सामने इस तरीके से जमा हो जाएंगी और वो सारी की सारी
गहने की मानिंद महसूस होंगी, हार की मानिंद महसूस होंगी और बहुत खूबसूरत मालूम होंगी, बहुत बेहतर मालूम होगी, बहुत उम्दा मालूम होंगी, है ना। तो जी यूनिट वाइज हम पढ़ेंगे, लेकिन यूनिट जो है ना, यूनिट का इंतखाब हम करेंगे, वो आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिएगा, है ना। मैं पिछले बैच में मशवरा किया करता था, इस बैच में मैं मशवरा नहीं करूँगा। हम जो है बहुत आसानी के साथ इंशाल्लाह ताला वो सीक्वेंस में पढ़ाएंगे। पहले हम यूनिट फर्स्ट का आगाज़ करेंगे, लेकिन उसके बाद यूनिट सेकंड नहीं पढ़ेंगे, यूनिट थर्ड नहीं पढ़ेंगे, फोर्थ नहीं पढ़ेंगे। हम डायरेक्ट जाएंगे यूनिट 10 के ऊपर, या फिर डायरेक्ट जाएंगे यूनिट 9 के ऊपर। ऐसा क्यों है? जब हम क्लास शुरू करेंगे मैं वहाँ पर आपको इंशाल्लाह तबारक ताला बताने की कोशिश करूँगा कि हम इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। लुबना, उस कोर्स में आप जाइए, ई बुक का जो कोर्स है यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक सारी किताबों के नाम आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, आसानी के साथ मिल जाएंगे, है ना। जी देखिए सैयदा तस्कीन, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो बिखरे हुए मोती है ना, लास्ट मोमेंट पर यही सवाल मैं आपसे अप्रैल या मई में करूँगा, है ना। फिर वो ये बिखरे हुए मोती बहुत खूबसूरत आपको मालूम होंगे। तो ये यूनिट डरना चाहिए, क्योंकि बड़ी बहुत है और मुश्किल बहुत है। मुश्किल इस तरीके से कि हम गुलो बुलबुल की दुनिया में रहने के आदी है, और ये यूनिट जो है हमको हकीकत से मुतारफ़ करवाती है, सच्चाई को हमारे सामने पेश करती है, हकीकत का आईना वो हमारे सामने पेश करती है। तो डर लगता है तो लगना चाहिए, लेकिन अगर आपको पानी से डर लगता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पानी के करीब जाना छोड़ दें। आपको जाना होगा, आपको डूबना होगा, आपको तैरना होगा, 2-3 मरतबा डुबकी खाना होगा, 4-6 मरतबा पानी आपके हलक में जाएगा, सांस फूलेंगी, लेकिन एक वक्त तो आएगा कि हाथ पैर मारना आप सीख जाओगे, फिर आपको पानी से डर नहीं लगेगा, है ना। तो अगर आपको इससे डर लगता है, लेकिन इसके करीब जाइए, इसमें वक्त बिताइए, इसमें जिन किताबों की बातें मैं कर रहा हूँ उन किताबों को पढ़िए, समझिए। और समझने के लिए हमारी क्लासेज जब आगे बढ़ेंगी, इस पर हम बहुत मेहनत करते हैं, इस यूनिट के ऊपर बहुत मेहनत करते हैं, और इस पर बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं। तो इंशाल्लाह तबारक ताला इससे आपको जो है ना काफ़ी आसान होगा इंशाल्लाह ताला, है ना। तनकीद की तारीफ़ और उसकी अहमियत इतनी डीप में हम पढ़ेंगे कि दोबारा फिर पूरी लाइफ में तनकीद क्या है आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी, आप आसानी के साथ जो है वो समझ जाएंगे। तज़किरा, तज़किरे को भी इतनी गहराई और गिराई के साथ हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि पूरा पस मंज़र आपकी निगाहों के सामने घूम जाएगा। अभी उस दिन जब हमने लाइव सेशन लिया था तो कुछ नेगेटिव कमेंट्स आ रही थी, कुछ बच्चों ने लाइव सेशन में आकर कहा कि हम जब चेयर पर बैठे थे, एग्ज़ाम दे रहे थे, तो सर जो जुमले बोलते वो हमारे कानों में महसूस हो रहे थे, है ना। तो किसी ने कहा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है पॉसिबल है। आप जब पढ़ोगे, मुकम्मल तवज्जो के साथ पढ़ोगे, और जब हम उस माहौल को क्रिएट करेंगे, तख़य्युल, यूँ ही नहीं हाली और शिबली ने तख़य्युल की बात की है, एक आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए तख़य्युल बहुत ज़रूरी है। जब उस तख़य्युल में उतर कर एक एक चीज़ को हम देखेंगे, समझेंगे, तो इंशाल्लाह ताला वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी। मशरिकी तसव्वुर नक़द में आपको अरबी शरियात पढ़ना है, फ़ारसी शरियात पढ़ना है, संस्कृत शरियात पढ़ना है। तो मशरिकी तसव्वुर में आपको 3 ज़ुबानों के नज़रियात पढ़ने हैं, और उन 3 ज़ुबानों के जो तनकीद निगार है उनकी तफसील भी पढ़नी है। एक एक को हम इस तरह से इतनी डिटेल में पढ़ेंगे कि आपको याद हो जाएगा ये सब के सब, ये जितने नज़रियात जिनको देख के डर लगता है ना, या जिनके नाम एक तरह का गंजलक मालूम होता, केकाओ साहब जो और रशीदुद्दीन वतवात है, समरकंदी है, बिल्कुल हलवा मुआफिक ये सब के सब आपको लगने लगेंगे, और आप आसानी के साथ इनको समझ जाएंगे। ये भी सब अफलातून, अरस्तू, लॉन्जाइनस, आई रिचर्ड स्मिथ और नॉट टी एस एलियट, ये सब भी इंशाअल्लाह ताला आपको आसान से मालूम होने लगेंगे। शर्त एक है, हम मेहनत करेंगे, हमसे दुगनी मेहनत आपको करना होगी। हम जो मशवरे दे रहे हैं उस पर आपको अमल करना होगा, तभी आपको आसान लगेंगी, वरना आए बाय शाय अगर इसी तरीके से आपका मामला चलता रहा तो फिर जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा। जी फ़ायज़ा सही कह रहे, ये नेट नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। सही नहीं मोहम्मद सैमी, बहुत आसानी के साथ हम इसको इंशाअल्लाह तबारक ताला कवर करेंगे, और ये जो है बहुत डिटेल में हम ये जो एक एक लफ्ज़ है ना, तासुराती तनकीद, मार्कसी तनकीद, लफ्ज़ जमाल पर जब हमारी गुफ्तगू होती है तो एक एक घंटा सिर्फ लफ्ज़ जमाल पर हम गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जमाल पर हमने गुफ्तगू की तो 1 घंटा आपका ज़ाया हो गया। जैसे आप लफ्ज़ जमाल को समझने के अहल हो जाएंगे, ये जमालियाती तनकीद, नफ्सियाती तनकीद, तासुराती तनकीद, तीनों तनकीद आपको अज़बर हो जाएंगे, आपके समझ में आ जाएंगी। तो इंशाअल्लाह ताला इसको यहाँ पर हम समझेंगे। फिर उसके बाद बारी आती है उर्दू के अहम नाक़िदीन की, क्योंकि तनकीद आपने पढ़ना है
और उर्दू सब्जेक्ट में पढ़ना है। तो सब तरफ से आ रहे, अरबी की तरफ से देख लिया, फ़ारसी की जानिब से देख लिया, संस्कृत की जानिब से देख लिया, मगरिब की जानिब से देख लिया, मशरिक़ की जानिब से देख लिया, फिर आखिर में आपको पढ़ना है उर्दू के अहम नाक़िदीन। इनको भी बहुत डीप में हम पढ़ेंगे। फिर बारी आती है तहकीक की। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नेट निकलने के बाद आप क्या करेंगे, आप रिसर्च करोगे, आप पीएचडी करोगे, आप तहकीक की तरफ जाओगे। तो तहकीक क्या है, तहकीक और तनकीद का रिश्ता क्या है, उसूल तहकीक क्या है, तहकीक के तरीक़ेकार क्या है, कौन कौन से मुहक्किकीन आपके निसाब में शामिल है, उनकी कौन कौन सी तहकीक की किताबें हैं, उनके कारनामे क्या है, उनकी सरगर्मियाँ क्या है, उनकी अदबी खिदमत क्या है, उनको कौन कौन से एजाज़ात से नवाजा गया है, एक एक करके जो है इसको हम जो है तफसील के साथ देखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह तबारक ताला। प्लीज़ आप लोग ना जो कॉन्सनट्रेट कीजिए। देखिए, मुश्किल मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको डरा रहा हूँ मैं। लुबना, प्लीज़ आप मेरे जुमलों को समझने की कोशिश कीजिए। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि हलवे के मुआफिक आपको लगने लगेगा, है ना, वो आपके समझने की बात है। और डरना चाहिए स्टूडेंट्स को। अभी नहीं डरोगे तो रिज़ल्ट आपको डरा के चला जाएगा। अभी का डर रिज़ल्ट की खुशी देगा। अभी डर जाइए, किताबों से रग़बत इख्तियार कीजिए, किताबों से फेमिलियर हो जाइए, बाकी फिर एग्ज़ाम का डर आपसे निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे गैर अफसानवी नस्ल, ये है बाब नंबर 8। ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यूनिट है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने के लिए। जैसे क्या क्या पढ़ना है, अपने सवाने पढ़ना है, खुद नविश सवाने निगार पढ़ने। फिर हम देखेंगे सवाने किसे कहते हैं, खुद नविश सवाने किसे कहते हैं, आप बीती किसे कहते हैं, इन तीनों के दरमियान फ़र्क क्या होता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर अहम सवाने निगार को, अहम खुद नविश निगार को हम देखेंगे। मकतूब निगारी, ख़त का आगाज़ कहाँ से हुआ, पहला ख़त किसने लिखा, दूसरे ख़त का लिखने वाले कौन है, किसे अव्वलीन सेहरा हासिल है, उर्दू में कौन कौन से मकतूब निगार आपके निसाब में शामिल है। मज़मून निगारी, मज़मून होता क्या है, इंशाइया होता क्या है, मकाला होता क्या है, तहकीकी मकाला क्या होता है, इन सभी के दरमियान में फ़र्क क्या होता है, कौन कौन मज़मून निगार, इंशाइया निगार आपके निसाब में शामिल है। एक एक करके तमाम तर चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे। तब तक की जो किताबें उनकी लिखी गई है, उन किताबों पर अगर आप एक तायराना नज़र डाल लेते हो तो फिर आप आसानी के साथ समझ जाओगे और ये यूनिट आपके लिए जो है ना आसान हो जाएंगी। उसके बाद यूनिट 8 ही में आपको आगे देखना है खाका निगारी, अहम खाका निगार, सफ़रनामा, अहम सफ़र निगार। अब देखो, इसमें आपको जिक्र आएगा, बार बार लंदन का जिक्र आएगा, रोम मिस्र का जिक्र आएगा, है ना। तो यहाँ पर इस दौर में क्यों इन्हीं मकामात की सैर की गई है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अभी इसके ऊपर एक सवाल पूछा गया था दिसंबर 2023 में, नामदेव माली मौलवी अब्दुल हक के हवाले से एक सवाल पूछा गया था। तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर तरीके से हम देखने की सोचने की समझने की कोशिश करेंगे। सिलेबस वाकई में बड़ा है ना। अभी आप देख लो, सिर्फ मुझे सिलेबस पेश कर रहा हूँ, पढ़ भी नहीं रहा हूँ, तब भी मुझे तकरीबन 1 घंटा होने को आया है। पेपर फर्स्ट के टीचर मुंतज़िर है, मैं ख़त्म करूँगा तो फिर वो जो है क्लास शुरू करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सिलेबस वाकई में बड़ा है, लेकिन हम जो है उस सिलेबस को इतनी स्मार्ट वे में, इतने बेहतर तरीके से इंशाअल्लाह ताला आपके सामने पेश करेंगे कि आपको बड़ा लुत्फ़ आएगा, आप आसानी के साथ उन चीज़ों को समझ पाएंगे। यूनिट 9 बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस यूनिट को आपने पढ़ लिया, इस यूनिट को आपने समझ लिया तो बाकी के 4-6 यूनिट आप आसानी के साथ समझ जाओगे। जो कुछ हो रहा है, चाहे वो दास्तान में, चाहे वो नावल में, चाहे वो अफसाने में, चाहे वो नज़्म में, चाहे वो तनकीद में, जो कुछ भी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही है हैयत के एतबार से, उसलूब के एतबार से, मौज़ूआत के एतबार से, बरतने के एतबार से, नज़रियात के एतबार से, रुझानात के एतबार से, वो जो कुछ भी हो रहा है सब इन्हीं लोगों की वजह से हो रहा है। हम जो कुछ पढ़ रहे हैं वो सब इन्हीं लोगों की वजह से पढ़ रहे हैं। इन लोगों ने जो कुछ भी किया है वो आज हमारे हाथ में अदबी असासे की सूरत में मौजूद है। ये इनकी खिदमत, वरना हम तो एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसमें कोई तहरीक नहीं है। 1980 के बाद का ज़माना माँ बाप जदीदियत का ज़माना कहलाता है, जिसमें कोई तहरीक नहीं है, जिसमें कोई रुझान नहीं है, जिसमें कोई ख्याल नहीं है, जिसमें कोई मरकज़ी फ़िक्र नहीं है। हर कोई अपने आप में यहाँ उस्ताद बना बैठा है, हर कोई अपने आप में यहाँ पर ओनर बना बैठा है। आप देख लीजिए सोशल मीडिया की दुनिया में आज कोई किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हर किसी को लगता है मैं सबसे अफजल, मैं सबसे आला, मैं सबसे बेहतर, है ना। हम किसी तहरीक के ज़ेर असर कोई फ़न को तश्कील देने के
हालात में अब जो है बाकी नहीं रह चुके हैं। तो ये यूनिट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। लेकिन इस यूनिट को भी हम कहानी की तरह इस तरीके से समझेंगे कि दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ, दो दबिस्तान क्यों कहा गया है, जबकि एक दबिस्तान और है दबिस्तान अजीमाबाद, वो आपके निसाब में शामिल नहीं है। दबिस्तान से मुराद क्या है, ये दबिस्तान क्यों वजूद में आया, ज़मानी एतबार से, मकानी एतबार से, माशी एतबार से, इमरानी एतबार से, ज़बो हाली के एतबार से क्या क्या इम्तियाज़ात है, क्यों दबिस्तान दिल्ली में दाखिलियत पर बात की जाती है, क्यों दबिस्तान लखनऊ में खारजी पहलुओं पर गुफ्तगू की जाती है, वो सारा के सारा जमा मका पस मंज़र पेश मंज़र देखेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज 1606 से फिर वो जो कंपनी का आगाज़ होता है, अकबर का दौर है, जहांगीर का दौर है, फिर वो जो मुलाजिम आए थे बाद अब तक कॉलोनी की शक्ल में वो यहाँ पर रहने लगे, अपना सिक्का चलाने लगे, अपनी फ़ौज बनाने लगे, और फिर देखते देखते वो दिन ब दिन बढ़ते गए और इनकलाब 1857 के बाद पूरा मुल्क बराह रास्त बरतानिया के कब्ज़े में चला जाता है। लेकिन उनके अफसरान के लिए बहुत कुछ किया गया था, चाहे वो फोर्ट विलियम कॉलेज हो, चाहे वो दिल्ली कॉलेज हो, उन चीज़ों को हम यहाँ पर तारीखी एतबार से, चाहे दारुल तर्जमा उस्मानिया हो, क्यों दारुल तर्जमा उस्मानिया का क़याम अमल में आया, क्यों यूनिवर्सिटी उस्मानिया से पहले दारुल तर्जमा का क़याम किया गया, 1947 के बाद दारुल तर्जमा उस्मानिया या कह लीजिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी का जो बैकग्राउंड है वो क्यों तब्दील हो गया, उसकी लैंग्वेजेस में क्यों तब्दीली वाक़ई हो गई, इन चीज़ों को यहाँ पर हम समझेंगे। इस्लाह ज़ुबान की रिवायत, क्यों ज़रूरत पेश आ गई ज़ुबान में इस्लाह की, इहाम गोई का तस्वुर क्यों निकल कर आया है, वो 17वीं सदी 18वीं सदी में जो ज़बो हाली के पस मंज़र थे, उन चीज़ों को देख कर सोच कर समझ कर हम यहाँ पर इन दो पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। फिर रोमानवी तहरीक क्यों आई, अलीगढ़ सर सैयद तहरीक के बाद में रोमानवी तहरीक आई, लेकिन बहुत ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी। तो अलीगढ़ तहरीक, रोमानवी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, हल्का अरबाब ज़ौक़, इस पर भी सवाल पूछा गया था। दास्तान मजलिस गोया इसका दूसरा नाम था। जदीदियत क्या है, माँ बात जदीदियत क्या है, इस पर भी इंशाअल्लाह तबारक तआला हम तफसील के साथ, और बहुत प्यारा लगेगा इंशाअल्लाह जब आप इस निसाब को पढ़ेंगे, जब आप इस निसाब को समझेंगे तो आपको उल्फत होने लगेगी। ये जो निसाब फ्रेम किया गया बड़ा प्यारा निसाब है, लेकिन वो पहले आपके समझ में आना चाहिए। बाब 10 के अंदर अब देखिए, बाब अव्वल से लेकर नाहुम तक हर चीज़ यहाँ पर पेश कर दी गई है। बाब दहुम में वो चीज़ें रखी गई है जो किसी और बाब में नहीं रखी गई है, जैसे रुबाई, कथा, शेर, आशोब, रेख्ता, वासौक, तज़मीन, मुस्तज़ाद, इसको भी हम देख लेंगे इंशाअल्लाह ताला, ताकि आपकी समझ में आसानी के साथ आए जो कुछ है। ये होने के बाद फिर तर्जमा और ज़राए इब्लाग, फिर तर्जमे में तर्जमे का फ़न, क्योंकि आप जो है रिसर्च करेंगे तो बहुत सारी दीगर किताबों से आप इस्तेफ़ादा करेंगे। फिर रेडियो फ़ीचर, इदारिया निगारी, कॉलम निगारी, स्क्रिप्ट राइटिंग, कमेंट्री, ये सारी चीज़ें एक एक करके आप पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको काफ़ी लुत्फ़ आएंगे और काफ़ी बेहतर तरीके से आप इन चीज़ों को हल कर जाएंगे और काफ़ी बेहतर तरीके से इंशाअल्लाह तबारक ताला ये चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त, कीमती वक्त देने के लिए। आज हमने सभी ग्रुप को ज्वाइन कर दिया था ताकि सिलेबस जो है वो सारे ग्रुप के सामने हम पेश कर दें, और बहुत सारे मतलब कई 100 मैसेजेस आपके आए हैं, और इस वक्त शायद मैं मैसेजेस का जवाब देने का अहल अपने आप को नहीं पाता हूँ, क्योंकि 7:26 हो चुके हैं और हमने फ़ौरन जो है टाइम दिया है पेपर फर्स्ट का। पेपर फर्स्ट में कम्युनिकेशन यूनिट आज से स्टार्ट हो जाएंगी। अगर इस हवाले से जी शमशाद अली जो भी सवाल है आप डायरेक्ट पूछिए, वक्त ज़ाय किए बगैर, ताकि मैं आपका जवाब दे सकूँ बेहतरीन तरीके से, आपकी गलतियों को दूर कर सकूँ। सवालात चाहे तो आप लिख के रख लिया करें, एक दिन सिर्फ हम सवालों की नशिस्त किया करेंगे। व्हाट्सअप मैसेज, जी नहीं, व्हाट्सअप मैसेज की मुझे नहीं लगता कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो। ये प्लेटफॉर्म जो तश्कील दिया गया है वो आप ही लोग के लिए दिया गया है। नोटिफिकेशन आपको आता है, नोटिफिकेशन के ज़रिए से आप ज्वाइन हो सकते हैं, तो फिर इसमें मुझे नहीं लगता है कि व्हाट्सअप की ज़रूरत है। जी, आपके सभी के मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। साकिब अमीन, हार्ड कॉपी में मारूज़ी अदब पारे अवेलेबल नहीं है, सॉफ्ट में अवेलेबल है, आप सॉफ्ट पढ़ लीजिए। मोबाइल एप्लीकेशन मनार उर्दू अच्छी किताब है, लेकिन सभी मारूज़ी इम्तिहानात पे लिखी गई है, तो कुछ एक्स्ट्रा मवाद है वो देख लीजिए। जी शमशाद अली, पूछा जाता है।
नसर रज़ा, मैंने इस सवाल का बहुत तफसील के साथ जवाब दिया। इनका पूछना है कि अगर दूसरी कोई किताब ना पढ़ो, सिर्फ आपकी क्लास लो, आपके नोट्स पढ़ो तो क्या हो जाएगा? मेरा जवाब वही रहेगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर आपका बेस मज़बूत है तो। बेस मज़बूत नहीं है तो आपको यकीनन पढ़ना होगा। अच्छा नईमी साहब, अच्छा नईमी साहब एक बड़े अच्छे शायर भी है। किसी दिन आएंगे हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको इल्म अरूज सिखाने के लिए, बहर और तख्ती सिखाने के लिए। यूँ तो डराते हैं लोग ज़माने में, आप मुतमईन करें। यूँ तो डराते हैं लोग ज़माने में, आप मुतमईन करें। हमें पढ़ाने में ये सोच कर कूद पड़ा हूँ दरिया में, हमें अताउर रहमान माहिर है बचाने में। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह तबारक ताला मुकम्मल गाइडलाइन आप तक फ़राहम करने की। ऑफ़ कोर्स इंशाल्लाह ताला बड़ा लुत्फ़ आएगा। आज जितनी कन्फ्यूज़न आपके जहन में है ना, आप अप्रैल मई में एक सेशन हम करेंगे, फिर वहाँ पर आपसे यही सवाल पूछेंगे इंशाल्लाह ताला। जी सनोबर फातिमा, हर चीज़ मौजूद रहेंगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया तबस्सुम। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है फिर। शुक्रिया मुनीब आफाक साहब। सिलेबस का समझना, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए फिर पेपर फर्स्ट वाले क्लास ज्वाइन कीजिए। पेपर सेकंड की तो एक ही क्लास है। पेपर फर्स्ट वाले अगर आप कहेंगे कि पेपर फर्स्ट किस तरह से होता है, तो एक दो हम क्लासेस आपको वो भी दे देंगे। ज़रूर फ़ायदा इंशाल्लाह, ज़रूर कामयाबी आप सब हासिल करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।